पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कार्तिक सृष्टि को उसके कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचकर खुद से चिपका लेता है। उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लेता है, उसे किस करने लगता है और एक डीप किस के बाद उसके गर्दन और कॉलर बोन को चूमते हुए बाइट करने लगता है। फिर उसे अलग होते हुए कहता है, आगे से मुझसे दूर जाने से पहले इस दर्द को याद रखना। ये कहकर किचन से निकलता है और ऑफिस चला जाता है। सृष्टि मन ही मन कार्तिक को भला बुरा सुना रही थी कि तभी अनुराधा घर आती है और उसने घर आते ही अपना बैग टेबल पर रखती है और सोफे पर लेट जाती है। उसने सृष्टि की ओर नज़र करते हुए कहा, भाभी एक कप कॉफ़ी प्लीज, सिर में दर्द हो रहा है। थोड़ी ही देर में सृष्टि अपनी हाथों में कॉफ़ी लेते हुए अनुराधा के पास आती है और कॉफ़ी को टेबल के ऊपर रखकर अनुराधा के बराबर में बैठ जाती है तो अनुराधा अपना सिर सृष्टि की गोद में रख देती है। लगता है रात में बिल्कुल भी नहीं सोई तुम, थोड़ी देर तो आराम कर ही सकती थी। ऐसा भी क्या ड्यूटी कर रही हो कि पूरी रात तुम्हें ज़रा भी आराम करने का मौका नहीं मिला। सृष्टि बोलते हुए अनुराधा के सिर को अपने हल्के हल्के हाथों से दबा रही थी। अनुराधा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी आपको पता है जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लक्की हो। जब से आप मेरे लाइफ में आई हो मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। पहले मेरा ख्याल सिर्फ भाई रखते थे, लेकिन वो भी अपने काम में बिजी होने की वजह से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से आप आई हो मुझे जब भी आपकी ज़रूरत होती है आप हमेशा मेरे साथ होती हो। ये कहकर अनुराधा अपनी भाभी के गले लग जाती है। जब वो अपनी भाभी से अलग होती है सृष्टि मुस्कुराकर अनुराधा के कान पकड़ते हुए कहती है, मस्का लगाना हो गया हो तो अब असल बात बताओगी। अनुराधा अपने कान को पकड़ते हुए कहती है, भाभी दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़िए, सब बताती हूँ। अनुराधा एकदम सीरियस होकर बैठ जाती है और अपने भाभी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, भाभी कल अजय का एक्सीडेंट हो गया था। सृष्टि कंफ्यूज होकर अनुराधा को देखती है। अनुराधा समझ जाती है कि सृष्टि थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि उनकी नज़र में अजय तो दिल्ली में होना चाहिए, इसलिए सृष्टि थोड़ा कंफ्यूज थी। अनुराधा ने क्लियर करते हुए कहा, अरे भाभी अजय आपका दोस्त। और फिर अनु सारी बातें सृष्टि को बता देती है जो भी कल रात हुआ था। कल रात की सारी बातें बताने के बाद अनुराधा ने सृष्टि का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, लेकिन भाभी अब अजय बिल्कुल ठीक है और 2-3 हफ्ते में वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएगा। सृष्टि ने राहत की सांस ली। फिर अनु से कहा, कल तुम जब हॉस्पिटल जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मुझे अजय को देखना है। अनु ने कहा, भाभी मैं बस 2 घंटे के बाद वापस अस्पताल जा रही हूँ। अब मैं फ्रेश हो जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ, क्योंकि आराम नहीं करूँगी तो अपने पेशेंट पर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मुझे 1 घंटे का रेस्ट चाहिए। इतना बोलकर अनुराधा कॉफ़ी का कप उठाती है और अपने कमरे में चली जाती है। सृष्टि भी घर के कुछ कामकाज कर रही थी। यहाँ उपासना जी हॉल रूम में बड़ी ही बेसब्री से चक्कर काट रही थी। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि शायद वो किसी की बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और थोड़ी देर के बाद एक लग्जरियस कार उनके गेट के अंदर आकर रुकती है। उसमें से एक 26 साल का गुड लुकिंग 3 पीस सूट पहने हुए अपनी आंखों पर गोगल्स लगाकर गाड़ी से बाहर उतरता है। एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी गाड़ी से उतरती है। लड़की ने रेड कलर की 1 पीस बॉडी फिटिंग ड्रेस पहनी हुई थी। चेहरे पर काफ़ी मेकअप लगाने की वजह से लड़की काफ़ी सुंदर भी लग रही थी। वो लड़का लड़की का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लाते हुए बोलता है, बेबी दिस इज़ आवर हाउस। वैसे तो ये बड़े भाई का घर है, लेकिन मॉम भी आजकल यहीं रहती है, तो जब तक हम इंडिया में है इसी घर में रहेंगे। वो लड़की ध्यान से उस घर को देखती है और उस लड़के से पूछती है, बड़े भाई का घर?
क्या इस घर के अलावा तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है? उस लड़के ने कहा, हाँ है, इस घर के अलावा हमारा भी एक घर है, सक्सेना बिला। बस इस घर से थोड़ा सा छोटा होगा, बस। उपासना जी उस लड़के को घर के अंदर आता हुआ देखकर बहुत ही खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, सृष्टि बेटा जल्दी आओ। उपासना जी की आवाज़ सुनकर सृष्टि अपने काम काज छोड़कर जल्दी से बाहर आती है। उपासना जी की आवाज़ सुनकर सृष्टि अपने काम छोड़कर जल्दी से बाहर निकलती है, लेकिन तभी उपासना जी की आवाज़ फिर से सृष्टि को सुनाई देती है, जो बोल रहे थे कि सृष्टि, मंदिर में मैंने एक पूजा की थाली सजा कर रखी है, उसे जल्दी से लेकर आओ। सृष्टि घर में बने मंदिर में जाती है तो वहाँ पूजा की थाली रखी हुई थी, उसमें एक चावल का भरा कलश भी रखा हुआ था। उसे देखकर सृष्टि थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। उपासना जी के पास आती है तो उपासना जी सृष्टि के हाथों से थाली और चावल से भरे कलश को चौखट पर रख देती है और फिर उस लड़के और लड़की की साथ में आरती उतारती है, उन्हें तिलक लगाती है। फिर उपासना जी उस लड़की से कहती है, दाहिने पैर से कलश को ठोकर मारकर अंदर आओ। सृष्टि लड़के को देखकर समझ जाती है कि ये लड़का उपासना जी का ही बेटा होगा, क्योंकि उपासना जी ने कई बार सृष्टि को अपने बेटे के बारे में बताया था। उसकी तस्वीर भी दिखाई थी, जिसे याद करते हुए सृष्टि उसे पहचान जाती है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि स्वागत सक्सेना ही है। लेकिन स्वागत के साथ आई लड़की को देखकर सृष्टि कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये लड़की सृष्टि को जानी पहचानी लग रही थी। सृष्टि सोच रही थी, शायद इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। वो लड़का और लड़की दोनों अंदर आते हैं। वो लड़का उपासना जी के गले लगते हुए बोलता है, माँ आप कैसी हैं? उपासना जी अपने नम आँखों से अपने लड़के को गले लगाकर बोलती हैं, आ गई तुझे मेरी याद? तू तो विदेश जाकर अपनी माँ को भूल ही गया, क्या तुझे मेरी जरा सा भी याद नहीं आती थी वहाँ पर? स्वागत ने कहा, अब तो आ गया हूँ ना, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अगर माँ बेटे का मिलाप हो गया हो तो अपनी बहू पर भी ध्यान दीजिए, वो भी आपके बेटे के साथ आई है। उपासना जी स्वागत से अलग होती है, उस लड़की के गाल पर हाथ रखते हुए बोलती है, बहुत ही प्यारी बहू ढूंढी है तूने मेरे लिए। वैसे शायद अगर मैं तेरे लिए लड़की ढूंढती तो इतनी प्यारी लड़की नहीं ढूंढ पाती। लड़की उपासना जी के पैर छूती है। उपासना जी उस लड़की को आशीर्वाद देते हुए अपने सीने से लगा लेते हैं और फिर अलग होकर सृष्टि को देखते हुए स्वागत से बोलती है, स्वागत, ये है सृष्टि, तुम्हारी भाभी, कार्तिक की पत्नी। स्वागत ने हाथ जोड़कर सृष्टि को प्रणाम करते हुए कहा, मैं जानता हूँ सृष्टि भाभी को, आपने सृष्टि भाभी के बारे में इतना कुछ बताया है कि मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है। स्वागत की बातें सुनकर सृष्टि ने मुस्कुरा दी और सृष्टि भी कहती है, और आप है स्वागत भैया, आपके बारे में भी उपासना माँ ने बहुत कुछ बताया है। आपको देखकर मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ। फिर उपासना जी उस लड़की की तरफ देखकर सृष्टि से कहती है, और बेटा ये है मयूरी, स्वागत की पत्नी, इन्होंने 2 दिन पहले ही शादी की है और इस नालायक ने मुझे कल ही अपनी शादी के बारे में और इंडिया आने के बारे में बताया था। तुम्हें पता है, मयूरी कार्तिक के लंदन वाली कंपनी में ही काम करती है। मयूरी कार्तिक की पर्सनल असिस्टेंट है, लंदन का सारा कामकाज मयूरी ही संभालती है और अभी अभी कार्तिक ने जो नई कंपनी खोली है उसकी सारी देखभाल भी मयूरी ने ही की थी। मयूरी ने प्रोफेशनली तरीके से सृष्टि के सामने हाथ बढ़ाकर बोलती है, हेलो मैम, कैसी हैं आप? सृष्टि अब अपनी सोच पर विराम लगाते हुए बोलती है, अरे हाँ, तभी तो मैं इतने समय से सोच रही थी कि तुम्हें मैंने कहाँ देखा है। तुम मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हो? मैं तुम्हें सृष्टि आर्ट गैलरी के
ओपनिंग के समय में देखा था। मयूरी ने भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दिया। सृष्टि ने मयूरी का हाथ हटाते हुए कहा, देखो ये हाय हेलो ना ऑफिस में चलता है, घर पर नहीं। यहाँ पर मैं जेठानी हूँ और तुम मेरी देवरानी। देवरानी जेठानी से हाथ नहीं मिलाती, गले लगती है। और सृष्टि मयूरी को अपने गले से लगा लेती है। मयूरी भी सृष्टि के गले लग जाती है और सृष्टि के गले लगते हुए मयूरी के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाती है। तभी वहाँ पर एक अतरंगी सा लड़का आता है जिसके बाल 3 कलर के थे, नीले, हरे और गुलाबी, जिसने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी, गले में काफ़ी सारे चेन, हाथों में अजीबोगरीब अंगूठियाँ पहन रखी थी। कुल मिलाकर 1 नंबर का छपरी लग रहा था। सृष्टि को उस लड़के को देखकर काफ़ी हंसी आ रही थी, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से उसने अपनी हंसी को कंट्रोल कर रखा था। और वो लड़का स्वागत के पास आकर उसे बोलता है, ब्रो क्या ये तुम्हारा घर है? अगर ये तुम्हारा घर है तो मुझे बहुत ही तेज़ भूख लगी है, यहाँ कुछ इंडियन खाने को मिलेगा? स्वागत ने मुस्कुराकर उस लड़के के कंधे पर हाथ रखते हुए उपासना जी को बोलता है, माँ ये मेरा दोस्त है जैकी, ये लंदन में मेरे साथ पढ़ाई करता था। इसे इंडिया घूमने का बहुत मन था तो मैं इसे भी अपने साथ ले आया। ये भी कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगा। उपासना जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम्हारा दोस्त है तो यहीं रहेगा, कहीं और क्यों रहेगा। और बेटा इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? और हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो बेझिझक बोलना, तुम्हें यहाँ पर इंडियन खाना भी मिलेगा। तभी अनुराधा अपने कमरे से क्रॉप टॉप और शॉर्ट पहनकर बाहर आती है, लेकिन अनुराधा की नज़र जैसे ही जैकी पर जाती है तो जैकी को देखकर अनुराधा अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाती और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सृष्टि जल्दी से अनुराधा के पास आती है और उसे आंखों से चुप रहने का इशारा करती है। सृष्टि का इशारा देखकर अनुराधा अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए चुप होने की कोशिश करती है, लेकिन जब जैकी अनुराधा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। जैकी अनुराधा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन ही मन बोलता है, वाओ इंडियन ब्यूटी, आई लाइक इट। स्वागत उपासना जी को देखते हुए बोलता है, माँ ये तो अनुराधा है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है? उपासना जी बात को बदलते हुए बोलती है, वो सब छोड़ो, तुम बहुत थके हुए लगते हो, जाओ जाकर कमरे में चेंज कर लो, थोड़ा सा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए तुम्हारे कमरे में भेज देती हूँ, पहले तुम थोड़ा आराम कर लो, बाद में मिलकर बैठकर बातें करेंगे। उपासना जी की बात मानकर स्वागत और मयूरी एक सर्वेंट के साथ चले जाते हैं। सर्वेंट स्वागत और मयूरी को उनका कमरा दिखा देता है। दोनों कमरे में चले जाते हैं। उपासना जी अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। जैकी भी एक सर्वेंट के साथ चला जाता है। सभी का इस तरह से अनुराधा को देखकर मुंह बिगाड़कर चले जाना सृष्टि को अच्छा नहीं लगता और अनुराधा की आंखें नम हो जाती है। यहाँ कार्तिक अपने गुड़गांव वाली साइड पर पहुँच गया था और कार्तिक के पहुँचते ही पूरे इलाके को कार्तिक के बॉडीगार्ड ने घेर लिया था। कार्तिक के सिक्योरिटी के लिए पूरे बॉडीगार्ड तैनात थे और सारे वर्कर्स को भी बॉडीगार्ड ने घेर रखा था। कार्तिक गाड़ी से अपनी आंखों में चश्मा लगाकर बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही उसने अपने शूट के बटन खोल देता है और अपने पैंट के जेब में हाथ डालते हुए पूरी साइड को देखता है। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है। मैनेजर सबसे पहले कार्तिक को ग्रीट करता है, गुड आफ्टरनून सर। कार्तिक ने पूछा, कहाँ है सारे वर्कर्स? मैनेजर ने कहा, चलिए सर, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। और मैनेजर कार्तिक के साथ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कार्तिक ने देखा कि साइड के दूसरी तरफ 100 से 150 आदमी धरने पर बैठे हुए हैं। सारे आदमी अपने चेहरे पर असमंजस की भाव लिए
कार्तिक को देखने लगते हैं। मजदूर में से किसी ने भी कार्तिक को नहीं देखा था। हालांकि कार्तिक के न्यूज आए दिन ब्रेकिंग न्यूज बना करता था और कार्तिक की फ़ोटो बिजनेस की सबसे महंगी मैगजीन में छपा करती थी। लेकिन फिर भी मजदूर असमंजस भाव लिए कार्तिक को देख रहे थे। तभी मैनेजर बोलता है, हमारे बॉस कार्तिक सक्सेना जी, जिसे आप मिलना चाहते थे। और ये सुनते ही सारे मजदूर हैरानी से कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक अपना चश्मा हटाता है और कार्तिक के साथ आई उसकी पर्सनल सेक्रेटरी कार्तिक के हाथों से चश्मा ले लेती है। कार्तिक अपनी पैंट के जेब में हाथ डाले उन मजदूरों को बोलता है, तो बताइए क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? मैं जानता हूँ कि एक मजदूर की मौत हुई है हमारे साइट पर, लेकिन कंपनी उस मजदूर की पूरी फैमिली का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। हमारी कंपनी तब तक उस परिवार का खर्चा उठाएगी जब तक उस परिवार में से कोई खर्चा उठाने के लायक नहीं बन जाता। मजदूर के परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी कंपनी उठाएगी और जब बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो जाएंगे तो उन्हें हमारी कंपनी में नौकरी भी मिलेगी। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए? क्यों आप साइट पर काम रोककर धरने पर बैठे हुए हैं? क्यों जिद लगाकर बैठे हुए हो कि मैं आपसे मिलने आऊँगा? बताइए, मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ। कार्तिक की बातें सुनकर मजदूरों की आंखों में नमी बनाई। कुछ मजदूर कार्तिक के सामने से हट जाते हैं। उनके पीछे से एक 24-25 साल की औरत अपने साथ 2 बच्चे लिए आगे आती है। एक बच्चा 4-5 साल का होगा तो शायद दूसरा 2-3 महीने का। औरत दिखने में जितनी ही सिंपल थी उतनी ही सुंदर भी, लेकिन इस पल उस औरत की दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका श्रृंगार उसे छीन चुका था। औरत कार्तिक के सामने आती है और अपने घुटनों के बल पर बैठते हुए अपने बच्चों को कार्तिक के कदमों पर रख देती है। कार्तिक एकदम से पीछे हट जाता है और उस औरत को बहुत ही आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ उसे खड़ा करता है। करण भी कार्तिक के बराबरी में ही खड़ा था। करण अपने नर्म शब्दों से उस औरत को बोलता है, देखिए, आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी कहना है आप सीधे सीधा हमें कह दीजिए। लेकिन तब भी औरत कुछ नहीं बोलती, रोने लगती है। और तभी उन मज़दूरों में से एक मज़दूर जिसकी उम्र 50-55 की होगी, वो आगे बढ़ता है और हाथ जोड़कर कहता है, साहब, ये बोल नहीं सकती। कौन है ये औरत जो अभी अभी रो रही थी? और कैसे मरा वो मज़दूर? कैसे करेगा कार्तिक इंसाफ? अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।